बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौहर के मरने के बाद जैसे जिंदगी की चादर मुझसे छिन गई। वो आखिरी लम्हा आज भी मेरी आंखों के सामने जिंदा है। उसके सांसों की टूटती हुई आवाज़, उसकी आंखों में खौफ और मेरे हाथों में कांपती हुई उंगलियां। मैं चीख रही थी, डॉक्टर को पुकार रही थी, मगर सब कुछ खत्म हो चुका था। वो शख्स जो मेरी दुनिया था, जो मेरा साया था, वो एक पल में मिट्टी के नीचे चला गया। कब्र पर मिट्टी डालते वक्त मैंने अपने आंसुओं को थामा, मगर दिल के अंदर एक चीख दब गई। उसके जाने के बाद मेरा ससुराल जैसे बदल गया। वो चेहरे जो कभी मुस्कुराहटों से मेरा इस्तकबाल करते थे, अब नफरत भरी नजरों से देखने लगे। मेरी सास के लहजे में जहर था। अब तुम्हारा यहाँ क्या काम है? वो चीखी। हमारा बेटा मर गया, तुम्हारे नखरे क्यों बर्दाश्त करें? मैंने नजरें झुकाई। अम्मी जी, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो कोई नहीं। उन्होंने गुस्से से चौकी पर हाथ मारा। ये घर हमारे बेटे का था, अब तुम्हारा नहीं। मेरा दिल कांप उठा। मैंने अपने नन्हे से बेटे को गोद में उठाया, जो अभी बोलना भी नहीं सीखा था। वो मासूम आंखों से मुझे देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो, अम्मी क्या हो रहा है? मैं जवाब न दे सकी। शाम ढल रही थी, आसमान पर सूरज का रंग मध्यम हो चुका था। मैं घर के सहन में खड़ी थी, अपनी सास के सख्त अल्फाज सुनकर पत्थर हो चुकी थी। देवर ने मेरी तरफ देखा, जैसे शर्मिंदा हो, मगर फिर नजरें फेर ली। भाभी, आप चली जाएं, अम्मी नहीं मानेंगी। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या तुम भी? मैंने तुम्हें अपने भाई की तरह चाहा था। उसने सर झुका लिया। मेरा बस नहीं चलता भाभी, मैं अम्मी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। अगले ही लम्हे मेरी सास ने मेरा सामान दरवाजे के बाहर फेंक दिया। हाथ में सिर्फ एक छोटा सा थैला और गोद में मेरा बच्चा। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक एक औरत मेरे करीब आकर रुकी। वो शायद मोहल्ले की पुरानी जान पहचान वाली थी, जायदा खाला। अरे बेटी, ये क्या हाल कर रखा है? कहाँ जा रही हो इस वक्त? मैंने सर झुकाया। खाला, इन्होंने घर से निकाल दिया है। जायदा खाला ने अफसोस से सर हिलाया। बेवा औरत का जमाना बुरा है, लोग जल्दी भूल जाते हैं। आओ, मेरे घर चलती हो। मैंने कमजोर मुस्कुराहट दी। नहीं खाला, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी, कोई काम ढूंढ लूंगी। खाला ने जोर दिया, मगर मैंने माजरत कर दी। मैंने सोचा अगर आज हिम्मत न की तो हमेशा मोहताज रहूंगी। मैंने बच्चे को संभाला और चल पड़ी। शहर की सड़कों पर लाइटें जल चुकी थी, मगर मेरा दिल बुझ चुका था। सुबह के वक्त में एक पार्क के करीब जाकर बैठी। सूरज की किरणें दरख्तों से छनकर आ रही थी। एक लम्हे को लगा जैसे कुदरत ने मुझे थपकी दी हो। मैंने बच्चे के मुंह पर हाथ फेरते हुए कहा, अब हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं, हम खुद जी लेंगे। 2 दिन मैंने दर बदर भटक कर गुजारे। कभी किसी होटल के किचन में पूछा, कभी किसी स्कूल में सफाई का काम, मगर हर जगह एक ही जवाब मिला, बीबी पहले से बंदोबस्त है। एक दिन एक बड़े दफ्तर के बाहर बोर्ड देखा, ऑफिस की सफाई के लिए औरत दरकार है। दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। मैं अंदर चली गई। इस्तकबालिया पर एक नौजवान बैठा था। मैंने आहिस्ता से कहा, सफाई के काम के लिए आई हूँ। उसने ऊपर देखा, फिर बोला, मैडम शाम को आइए, बॉस आपसे खुद मिलेंगे। शाम को मैं दोबारा गई। दफ्तर के अंदर एक अजीब सा सुकून था, जैसे सब लोग जा चुके हों। दीवारों पर सुनहरी फ्रेम, फर्श इतना साफ कि अक्स दिखाई दे। मैंने आहिस्ता से आवाज दी, कोई है? एक दरवाजा खुला। अंदर से एक शख्स निकला, कद लंबा, चेहरा नकाब में छुपा हुआ, आवाज भारी मगर नरमी लिए हुए। तुम काम के लिए आई हो? मैंने हिचकिचाते हुए बोला, सफाई का काम चाहिए। तुम कल शाम से आ जाना, तनख्वाह वक्त पर मिलेगी। किसी से बात नहीं करनी, सिर्फ अपना काम करना है। मैंने सर हिला दिया। और एक बात, वो रुका, किसी के बारे में सवाल मत पूछना। मैं हैरान हुई। जी, मगर यहाँ बाकी लोग कहाँ हैं? तुम शाम के वक्त आओगी, जब बाकी लोग जा चुके होंगे। तुम्हें सुकून से काम करने का मौका मिलेगा। मैंने धीरे से कहा, शुक्रिया साहब, आप जैसे रहमदिल लोग कम होते हैं। वो खामोश रहा। बस इतना कहा, कल से वक्त पर आना, देर न करना। मैं बाहर निकली तो मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। शायद किस्मत ने आखिरकार कोई दरवाजा खोल दिया था, मगर कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में हल्की सी बेचैनी थी। वो खामोश रहा। बस इतना कहा, कल से वक्त पर आना, देर न करना। मैं बाहर निकली तो मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। शायद किस्मत ने आखिरकार कोई दरवाजा खोल दिया था, मगर कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में हल्की सी बेचैनी थी। वो चेहरा जो नकाब में छुपा था, वो आवाज जिसमें नरमी के साथ एक अनजान सा राज था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ी तो मैंने आंखें खोली। जमीन की सख्ती मेरे पीठ में दर्द बन चुकी थी, मगर दिल में अब भी उम्मीद की एक लौ बाकी थी। मैंने अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ फेरा। वो नींद में मुस्कुरा रहा था, शायद किसी ख्वाब में अपने बाप के बाजुओं में था। मैंने दिल ही दिल में कहा, चलो बेटा, आज मैके चलते हैं, शायद वहां थोड़ा सुख मिल जाए। मैंने अपने कपड़ों को झाड़ा, बच्चे को गोद में लिया और धीरे धीरे गली के कोने पर पहुंच गई। वहां एक टांगे वाला बैठा था। मैंने उससे पूछा, भाई चांदनी चौक जाओगे? वो बोला, जी बीबी, बैठ जाओ।
मगर किराया देना होगा। मैंने झिझकते हुए अपना छोटा सा पर्स खोला। उसमें सिर्फ 50 रुपए थे, जो शौहर के आखिरी दिन की दवा खरीदने के बाद बचे थे। मेरे पास इतना ही है, बाकी जब काम मिल जाएगा तो दे दूंगी। टांगे वाले ने एक नज़र मेरे कपड़ों पर डाली, फिर आह भरी, बीबी बैठ जाओ, खुदा तुम पर रहम करे। टांगा चलने लगा। शहर की गलियां, वही जो कभी मेरे शौहर के साथ हंसते खेलते तय की थी, आज वीरान लग रही थी। मैंने सड़क के दोनों तरफ गुजरती इमारतों को देखा। सब कुछ वही था, मगर मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। दोपहर के करीब मैं अपने मैके के दरवाजे पर पहुंची। दरवाज़ा खुला। मेरे भाई ने मुझे देखा। एक लम्हे को उसके चेहरे पर हैरानी आई, फिर उसके तासुरात बदल गए। तुम आ गई? उसने बेदिली से कहा। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ भाई। और कहाँ जाती? ससुराल वालों ने निकाल दिया। वो खामोश रहा, फिर पीछे हटा और बोला, अंदर आ जाओ, मगर ज्यादा दिन नहीं रुकना, भाभी को बुरा लगेगा। मैं अंदर दाखिल हुई। वही सहन, वही दीवारें जिन पर कभी मेरे बचपन की हंसी गूंजती थी, मगर आज वहां अजनबियत थी। मेरी भाभी किचन से निकली, हाथ में आटा लगा था। अरे आ गई तुम? उसके लहजे में हैरत से ज्यादा बेजारी थी। मैंने सर झुकाया। हाँ भाभी, बस कुछ दिन ठहरने आई हूँ, काम ढूंढूंगी फिर चली जाऊंगी। वो तंजिया हंसी। सब यही कहते हैं, मगर फिर महीनों पड़े रहते हैं, घर कोई सराय नहीं। मैं चुप रही। मेरे भाई ने कुछ कहना चाहा, मगर उसकी आवाज़ भाभी की निगाहों में दब गई। मैंने बच्चे को चारपाई पर लेटाया। वो भूख से रो रहा था। कुछ दूध है भाभी? मैंने नरमी से पूछा। दूध? वो चौंकी। हम खुद नाप तोल कर पीते हैं, तुम्हारा बच्चा कौन सा मेहमान है? मैंने निगाह नीचे कर ली। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। शाम को मेरा भाई मेरे पास आया। वो कुछ उलझा हुआ लग रहा था। देखो बहन, भाभी के अपने मसाइल हैं, घर के खर्च बढ़ गए हैं तुम्हारे आने से, तुम समझ रही हो ना? मैंने तल्ख मुस्कुराहट से कहा। हाँ भाई, समझ रही हूँ। तुम कहो तो चली जाऊँ आज ही। वो बोला, ऐसा मत कहो, तुम मेरी बहन हो, बस कुछ दिन में काम ढूंढ लेना। मैंने इस बात में सर हिलाया। रात हुई तो मैंने बच्चे को अपने सीने से लगाया। नींद आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह भूख से मेरा सर चकराने लगा। मैंने अपने पर्स से आखिरी 20 रुपए निकाले और बच्चे के लिए बिस्किट खरीदे। खुद ने पानी पिया। फिर मैं एक पुरानी फैक्ट्री के पास से गुजरी। वहाँ एक बोर्ड लगा था, सफाई करने वाली औरत दरकार है, शाम के औकात में। दिल में उम्मीद जागी। मैंने गेट पर दस्तक दी। अंदर से एक दराज का चौकीदार निकला। जी, मैं नौकरी के लिए आई हूँ, सफाई का काम कर सकती हूँ, बॉस से बात करनी होगी, मगर वो शाम में आता है। मैंने पूछा, कितने बजे आता है? 6 बजे के बाद, तब आना। मैं वापस चली आई। महके पहुंची तो भाभी ने दरवाज़ा खोला। कहाँ गई थी? काम ढूंढने, शायद शाम को किसी दफ्तर में मौका मिल जाए। देख लो, वहाँ लोग अच्छे नहीं होते, औरत अकेली शाम के वक्त जाए तो बातें बनती हैं। मैंने हिम्मत के साथ कहा। बातों से ज़्यादा भूख मारती है भाभी। वो खामोश हो गई। मैंने बच्चा उठाया और अपने कमरे में आ गई। बच्चा खेल रहा था। मैंने उसके नरम बालों में उंगलियां फेरी। अम्मी जल्द ही कुछ कर लेंगी, तुम बस हंसते रहना। दोपहर ढल गई, शाम हुई और मैं फिर उस फैक्ट्री के दरवाजे पर थी। गेट के अंदर रोशनी कम थी, मगर अंदरूनी इमारत से हल्की सी चमक आ रही थी। चौकीदार ने मुझे अंदर जाने का इशारा किया। बॉस अंदर है। मैं आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ी। हर तरफ खामोशी थी। दफ्तर का दरवाजा आधा खुला था। मैंने दस्तक दी। अंदर से वही भारी मगर नरम आवाज आई, हाँ जाओ। मैं अंदर गई तो देखा एक आदमी, चेहरा नकाब में छुपा हुआ। तुम वही हो ना जो सुबह आई थी? जी, सफाई का काम चाहिए। अच्छा, कल से आना शाम के वक्त, जब सब जा चुके हों, तनख्वाह अच्छी होगी। जी शुक्रिया। बस एक बात याद रखना, किसी से बात मत करना और यहाँ कोई सवाल मत पूछना। मैंने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, तुम जा सकती हो। मैं बाहर निकली तो शाम का रंग गहरा हो चुका था। मैं मैके लौटी तो भाभी ने तंजिया कहा, क्या मिला? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ काम मिल गया, कल से शुरू है। कहाँ? एक कंपनी में सफाई का काम, शाम के वक्त। भाभी ने कंधे उचकाए। बस अपनी इज्जत का ख्याल रखना, दुनिया बुरी है। मैंने नरमी से कहा, दुनिया बुरी हो सकती है मगर मेरे इरादे नहीं। रात को मैंने बच्चे को सुला दिया। पहली बार कई दिनों के बाद दिल को सुकून महसूस हुआ। अगली सुबह में बहुत जल्दी जाग गई। आसमान पर हल्की रोशनी फैल रही थी। सहन में खामोशी थी। बस कहीं से मुर्गे की आवाज़ आ रही थी। मैंने चुपके से बच्चे के चेहरे पर हाथ फेरा। वो अभी सो रहा था। उसके छोटे से चेहरे पर एक मासूम मुस्कुराहट थी, जो मेरी कमजोरी भी थी और ताकत भी। मैंने दिल में अहद किया कि आज चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई काम जरूर ढूंढना है। मैंने एक पुराना दुपट्टा सर पर लिया, पाँव में फटे हुए जूते पहने और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर गली में निकल आई। धूप निकलने लगी थी। मैं बाजार की तरफ बढ़ती गई। दुकानों के शटर उठने लगे। सब्जी वाले अपनी रेडियां लगा रहे थे और शहर जागने वाला था। और शहर जागने लगा था। मैं हर दुकान, हर दफ्तर के बाहर जाकर एक ही जुमला दोहराती, क्या सफाई या चाय बनाने का काम मिल सकता है? मगर हर बार जवाब एक सा था, अभी नहीं,
पहले से बंदोबस्त है। दोपहर तक मैं थक गई थी, पैरों में दर्द था और होंठ खुश्क थे। मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गई, बच्चे को गोद में लेकर उसे पानी पिलाने की कोशिश की, मगर मेरे पास सिर्फ आधी बोतल बची थी। मैंने खुद से ज्यादा बच्चे के लिए रखी। रास्ते में एक औरत मिली, हाथ में झाड़ू थी। मैंने उससे पूछा, बहन कहाँ काम करती हो? इस स्कूल में सफाई का काम है, क्या वहाँ मजीद औरतों की जरूरत है? पता नहीं, मगर प्रिंसिपल सख्त है, तुम कोशिश कर लो। मैं स्कूल के गेट पर पहुंची, चौकीदार से कहा मैं काम के लिए आई हूँ। चौकीदार ने अंदर जाकर बात की। कुछ देर के बाद एक मोटी खातून निकली, हाथ में रजिस्टर था। क्या चाहिए? बीबी मैं सफाई या बर्तन धोने का काम कर लूंगी, बच्चा भी साथ होता है, मगर वो तकलीफ नहीं देगा। खातून ने तेवर चढ़ाए, ये स्कूल है, कोई नर्सरी नहीं, यहाँ बच्चे नहीं आ सकते। मैंने गुजारिश की, बस दिन के वक्त, शाम को घर ले जाऊंगी। हमें जरूरत नहीं, तुम किसी और जगह देखो। मैंने सर झुकाया और वापस मुड़ गई। रास्ते में सोचती रही कि लोग कितना जल्दी फैसला कर लेते हैं, किसी के दुख को समझे बगैर बस ज़ाहिरी हालत देखकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। शाम के करीब मैं शहर के मरकजी इलाके में पहुंची। वहाँ एक लंबी इमारत थी जिसके सामने एक बड़ा बोर्ड लगा था, इकोनॉमिक टावर्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं रुक गई। इमारत इतनी बड़ी थी कि लगता था इसमें कई 100 लोग काम करते होंगे। दिल में एक ख्याल आया, इतनी बड़ी कंपनी है, शायद सफाई के लिए किसी की ज़रूरत हो। मैं अंदर जाने लगी तो गेट पर गार्ड ने रोका। कहाँ जा रही हो? बेटा मैं सफाई का काम ढूंढ रही हूँ, अंदर कोई ऑफिसर होगा ना? गार्ड ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, अभी बॉस अंदर है, बाकी सब जा चुके हैं, शाम का वक्त है, जा सकती हो, मगर आहिस्ता बात करना। मैंने शुक्रिया अदा किया और अंदर कदम रखा। इमारत के अंदर ठंडक थी, रोशनी मध्यम मगर पुरसुकून। मैंने सोचा कि इतनी बड़ी जगह है, कितने लोग होंगे, मगर हैरत हुई कि वहाँ खामोशी थी, ना कोई अमला ना आवाज़। मैं आहिस्ता आहिस्ता रिसेप्शन के करीब पहुंची। वहाँ कोई नहीं था। मैंने हेलो कहा, मगर जवाब ना आया। एक दरवाज़ा खुला और एक शख्स नमूदार हुआ। वो कदावर था और उसने चेहरे पर नकाब पहन रखा था। मैं घबरा गई। उसने धीमे लहजे में कहा, तुम काम के लिए आई हो? मैंने जल्दी से जवाब दिया, जी, सफाई का काम चाहिए। किसने भेजा है तुम्हें? किसी ने नहीं, खुद आई हूँ, सुबह से तलाश में हूँ। वो चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर बोला, ठीक है, कल शाम आ जाना, तुम्हें सफाई का काम मिल जाएगा। शुक्रिया साहब, तुम सिर्फ शाम के वक्त आओगी, इस वक्त यहाँ कोई नहीं होता, तुम्हें तन्हा काम करना होगा। मैंने ज़रा हैरत से कहा, ये तो अजीब बात है, इतनी बड़ी कंपनी और शाम को खाली। उसने मुख्तसर कहा, यह कंपनी दिन के औकात में चलती है, तुम्हारे आने तक सब जा चुके होते हैं, तुम्हें सुकून से काम करने के लिए अकेला वक्त दिया जाएगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया। तनख्वाह अच्छी होगी, बस वक्त की पाबंद रहना। और हाँ, वो रुका, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सवाल मत पूछना। मैं खामोश रही। तुम जा सकती हो। मैं बाहर निकली तो दिल में एक अजीब सा एहसास था। किसी हद तक खुशी के काम मिल गया और किसी हद तक हैरत, क्या ऐसी खामोश इमारत में कोई काम करता भी है? मगर मैंने सोचा, ज़रूरत के वक्त सवालात नहीं किए जाते। रास्ते में जाते हुए एक बूढ़ी औरत मिली जो भीख मांग रही थी। मैंने जेब से 2 रुपए निकाल कर दिए। उसने दुआ दी, बेटी अल्लाह तुझे वो दे जो तुम्हें तवक्को नहीं। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी, आमीन। मैं जब मैके पहुंची तो दरवाज़ा बंद था। मैंने दस्तक दी, भाभी ने खोला। चेहरे पर उकताहट थी। कहाँ गई थी इतनी देर? काम के लिए गई थी, कल से एक कंपनी में सफाई का काम मिल गया है। कौन सी कंपनी? नाम कुछ इकोनॉमिक टावर्स है। वो हंसी, हो बड़ी जगह है, अगर वहाँ शाम को औरत अकेली, सोच समझ कर करना। मैंने थके लहजे में कहा, मुझे कोई खतरा नहीं है, अल्लाह है मेरे साथ। मैं बच्चे को गोद में लिए अपने कमरे में चली गई। उसके चेहरे पर नींद थी। मैंने उसे सुलाया और खुद चुपचाप बैठ गई। दिल में अजीब सी सोचें थी। मैं अगले दिन शाम के वक्त ठीक 6 बजे दफ्तर के सामने पहुंची। सूरज डूब चुका था, सड़क पर कम लोग थे। मैंने अपने दुपट्टे का कोना ठीक किया और दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ी। इमारत के दरवाजे पर वही चौकीदार खड़ा था। उसने मुझे पहचान लिया। आ गई तुम? बॉस अंदर इंतजार कराए, सीधी ऊपर चली जाओ। मैंने सर हिलाया और अंदर कदम रखा। इमारत के अंदर मामूल की खामोशी थी, जैसे दिन भर शोर बर्दाश्त करके अब वो खुद भी थक गई हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हर कदम की आवाज़ खाली हाल में गूंज रही थी। ऊपर पहुंचकर मैंने वही दरवाज़ा देखा जहां कल नकाबपोश आदमी मिला था। मैंने दस्तक दी। अंदर से वही भारी मगर पुरसुकून आवाज़ आई, आ जाओ। मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला। वो वहीं बैठा था, मेज़ के पीछे। चेहरा आज भी नकाब में था, मगर उसकी आंखें मध्यम रोशनी में चमक रही थी। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। उसने फाइल बंद करते हुए कहा, वक्त पर आई हो, अच्छा है। सफाई के लिए सारा सामान स्टोर रूम में रखा है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। वो अपनी कुर्सी से उठा। कदमों में एक ठहराव था।
मैंने हैरानी से सोचा, इसका चलना किसी आम आदमी जैसा नहीं, जैसे इसके अंदर कोई वक़ार छुपा हो। वो आगे बढ़ा, मैं पीछे। वो खामोशी से मुझे एक लंबे कॉरिडोर में ले गया। ये सब ऑफिस के कमरे हैं, तुम्हें सिर्फ बाहर के हिस्से की सफाई करनी है, अंदर की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। जी समझ गई। ये स्टोर रूम है, यहाँ झाड़ू, पोंछा और बाकी चीज़ें रखी हैं। जब सफाई ख़त्म हो जाए तो सामान वापस यहीं रख देना। मैंने इस बात में सर हिलाया। और हाँ, कोई सवाल हो तो मुझसे सिर्फ शाम के वक्त बात करना, दिन में यहाँ मत आना। मैंने अदब से कहा, ठीक है साहब। वो कुछ देर खामोश रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर आहिस्ता से बोला, तुम्हें किसी चीज़ की कमी हो तो बताना। सफाई का काम आसान नहीं होता, मैं आदी हूँ, जिंदगी ने काम सिखा दिया है। उसने हल्का सा सर हिलाया। ठीक है, शुरू करो। मैंने सफाई शुरू की। दफ्तर के फर्श पर चमकदार संगमरमर था, दीवारों पर तस्वीरें लगी थी और हर चीज़ अपनी जगह सजी हुई थी। मगर इसके बावजूद वहाँ अजीब सा सुकून था, जैसे इमारत के अंदर कोई सांस नहीं लेता। कभी कभी मुझे महसूस होता कि कोई मेरी तरफ देख रहा है। मैं पीछे मुड़ती, मगर वहाँ कोई नहीं होता। मैंने दिल में खुद को समझाया, शायद वही बॉस कहीं से देख रहा है, नया काम है, एहतियात कर रहा होगा। कुछ देर के बाद वो दोबारा मेरे करीब आया। तुम्हारा नाम क्या है? राबिया, उसने आहिस्ता से दोहराया। अच्छा नाम है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मेरे शौहर ने रखा था। वो खामोश हो गया। चंद लम्हे के बाद बोला, तुम अब अकेली रहती हो? मैंने नजरें झुकाई। हाँ, बच्चे के साथ। मुश्किल होता होगा। होता है, मगर अल्लाह आसानी करता है। उसके लहजे में नरमी थी, मगर फिर अचानक वो बदल गया। काम खत्म करो, मैं कल देखूंगा। मैंने झाड़ू एक तरफ रखी और सामान वापस स्टोर रूम में रखा। जब मैं वापस आई तो वो कुर्सी पर बैठा था, चेहरा अब भी नकाब में, मगर अंदाज में एक अजीब सा बोझ था। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, साहब एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप हमेशा चेहरा क्यों ढांपे रखते हैं? वो चलने में खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, दुनिया को चेहरे से ज़्यादा काम से गर्ज होनी चाहिए। तुम्हें तनख्वाह वक्त पर मिलेगी, बस ये काफ़ी है। मैं खामोश हो गई। उसके लहजे में एक सख्ती थी, मगर दुख भी छुपा था। मैंने सलाम किया और बाहर निकल आई। दरवाज़ा बंद होते ही पीछे से उसकी आहट सुनाई दी। शायद वो खिड़की के पास गया था। मैंने पलट कर नहीं देखा। अगली शाम में फिर वक्त पर पहुंची। इस बार दफ्तर के गेट पर रोशनी कम थी। अंदर दाखिल हुई तो हॉल पहले से ज़्यादा खाली लगा। मैंने सफाई शुरू की, मगर दिल में तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। अचानक पीछे से उसकी आवाज़ आई, तुमने कल अच्छा काम किया। मैं चौंक गई। शुक्रिया साहब। आज तुम ऑफिस के अंदर वाले हिस्से में भी सफाई कर लो, मगर ध्यान से, कुछ फाइल्स अहम हैं। जी बेहतर। मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर छोटी मेज़ें, कंप्यूटर और फाइलों के अंबार में झाड़ू दे रही थी कि मेरी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर फ्रेम में बंद थी, एक औरत की, नकाब के बगैर, मुस्कुराती हुई। मैं चलना में वहीं रुक गई। पीछे से आवाज़ आई, कुछ देख लिया तुमने? मैं चौंक कर पलटी। वो दरवाजे में खड़ा था। मैं बस सफाई कर रही थी। ये तस्वीर, हाँ ये तस्वीर यहाँ की पुरानी मालिक की है, अब मत छूना। मैंने सर झुका लिया। माफ़ कीजिएगा, मेरा इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, बस याद रखो यहाँ हर चीज़ अपनी जगह पर रहे। उसके जाने के बाद मैंने गहरा सांस लिया। कुछ तो था उस तस्वीर में जो मुझे बेचैन करके आया था। शायद उस औरत की आंखों में वही दर्द था जो मेरे अंदर था। रात के 11 बजे मैंने काम ख़त्म किया। मैंने सामान वापस रखा और बाहर जाने लगी तो वो दरवाजे पर मौजूद था। देर हो गई, तुम्हें अकेले घर नहीं जाना चाहिए। कोई बात नहीं साहब, करीब ही रहती हूँ, फिर भी मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। हम दोनों साथ बाहर निकले। उसके कदमों की छाप धीरे धीरे मेरे कदमों से मिल गई। इमारत के बाहर हवा में ठंडक थी। तुम कल भी आओगी ना? जी, वक्त पर। अच्छा, और याद रखना कोई गैर तुमसे यहाँ के बारे में ना पूछे। जी, बस यही काफ़ी है। मैं घर पहुँची तो भाभी ने दरवाज़ा खोला। कहाँ रह गई थी? काम में देर हो गई। ये कैसा दफ्तर है जो रात तक औरत को रोके रखता है? मैंने थक कर कहा, बस सफाई मुकम्मल करनी थी। वो कुछ देर मुझे घूरती रही, फिर अंदर चली गई। मैं बच्चे के करीब जाकर बैठ गई। वो सो रहा था। मैंने उसके चेहरे को देखा, जैसे वो दुनिया की हर थकन दूर कर रहा हो। अगले 3 दिन इसी तरह गुजरे। मैं शाम को जाती, रात देर से लौटती। बॉस हमेशा चेहरा छुपाए रहता, बात कम करता, मगर हर बार मेरी सफाई के बाद एक कागज़ पर नोट रख देता। कभी कभी कोई छोटा सा तोहफा, साबुन, दस्ताने या दुपट्टा। चौथी रात जब मैं वहाँ पहुँची तो रोशनी कम थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा मेज़ पर कुछ फाइलें बिखरी पड़ी थी। मैंने उन्हें समेटा, तभी अचानक दरवाजे से आवाज़ आई, इन्हें मत छूना। मैं चौंक कर पीछे हुई। वो तेज़ कदमों से आया, फाइलें उठाई और गुस्से से कहा, मैंने कहा था ना, अंदर किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। मैंने माफ़ी मांगी। मैं बस तरतीब दे रही थी, कुछ खोला नहीं। वो चंद लम्हे तक मुझे घूरता रहा, फिर आहिस्ता से बोला,
बस अब जाओ, कल आना। मैं बाहर निकली तो दिल में अजीब सा बोझ था। पहली बार उसके लहजे में गुस्सा था। मैंने सोचा शायद मैंने हद पार कर ली। रास्ते में चलते हुए बारिश शुरू हो गई। मैंने दुपट्टा सर पर लपेटा। सड़क सुनसान थी, मगर एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैंने पलट कर देखा। अंधेरा, खाली सड़क और बारिश की बूंदें। उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटी तो नींद नहीं आई। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैं अगली शाम हमेशा की तरह वक्त पर दफ्तर पहुंची। आसमान पर हल्की सी खनकी थी और हवा में अजब सी खामोशी। जब मैं मरकजी हॉल में दाखिल हुई तो सारा दफ्तर सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर मेज, हर कुर्सी, हर दीवार जैसे किसी राज में लिपटी हुई थी। फिजा में एक बोसीदा सी खुशबू थी, शायद किसी पुराने पॉलिश या लकड़ी के फर्नीचर की। मैंने अपनी झाड़ू हाथ में ली और आहिस्ता आहिस्ता सफाई शुरू की। हॉल की वसअत इतनी थी कि आवाज़ें खुद ही वापस लौट आती थीं। मैं जब झाड़ू फेरती तो लगा जैसे कोई और भी मेरे साथ झाड़ू चला रहा हो। मैंने एक लम्हे को रुक कर इर्द गिर्द देखा, मगर वहां कोई न था। ये बस वहम है राबिया, मैंने खुद से कहा। ऐसा होता है जब खाली जगह हो। मैंने सफाई जारी रखी। कुछ देर के बाद मैंने देखा कमरे के एक कोने में एक पुरानी फाइल खुली हुई पड़ी थी। शायद किसी ने भूल कर छोड़ दी हो। मैंने उसे बंद करना चाहा तो अचानक हवा का एक झोंका आया और फाइल के कागज उड़ने लगे। मैंने घबराकर फाइल के ऊपर हाथ रखा। उस पर किसी औरत की तस्वीर लगी थी जिसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। मैंने तस्वीर को देखा मगर फौरन ही सर झटक कर फाइल बंद कर दी। उसी वक्त दरवाजे की तरफ से हल्की सी आहट सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। दरवाजा आधा खुला था और हवा के साथ हल्का सा चरचराहट का शोर पैदा कर रहा था। मैंने आहिस्ता से पुकारा, साहब आप हैं क्या? कोई जवाब नहीं आया। मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए, फिर रुक गई। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। मैंने खुद को संभाला और सोचा शायद बॉस ऊपर के कमरे में हो। मैं वापस अपने काम पर लग गई। सफाई करते हुए मैंने देखा कि दीवारों पर घड़ी उल्टी चल रही थी। मैं चौंक गई। मैंने घड़ी के करीब जाकर देखा, सुई वाकई उल्टी सिमत में घूम रही थी। यह भी शायद खराब होगी, मैंने खुद को दिलासा दिया। फिर अचानक एक भारी आवाज पीछे से उभरी, काम खत्म नहीं हुआ अभी? मैंने चौंक कर पलट कर देखा, वही नकाबपोश बॉस दरवाजे में खड़ा था। नहीं साहब, बस चंद मिनट और लगेंगे। ठीक है, मगर जल्दी करो। मैंने इस बात में सर हिलाया। वो धीरे धीरे आगे आया, कुर्सी पर बैठा और कुछ फाइलें देखने लगा। मैंने कोशिश की कि ज्यादा नजरें उसकी तरफ ना उठाऊं, मगर फिर भी एक अजीब सा एहसास दिल में उठ रहा था, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो मगर रुक गया हो। कुछ देर के बाद उसने कहा, तुमने कल की फाइल देखी थी? मैंने चौंक कर जवाब दिया, जी नहीं। मैंने हाथ नहीं लगाया। अच्छा है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए। मैंने सर झुका लिया। जी साहब। चलना में खामोशी रही। फिर उसने पूछा, तुम्हें यहाँ से डर नहीं लगता? मैंने कहा, पहले लगता था मगर अब आदत हो गई है। जरूरत खौफ से बड़ी है। उसने हल्की सी आह भरी। हाँ, जरूरत इंसान को सब कुछ सिखा देती है। मैंने सफाई मुकम्मल की। जब मैं सामान समेटने लगी तो देखा कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी अचानक उठा और कहा, जब तुम जाओ तो पिछला दरवाजा बंद कर देना, उससे हवा कम आती है। जी साहब। मैंने हाँ कहा और सामान स्टोर रूम में रखा। वापस आई तो देखा वो वहां नहीं था। मैंने सोचा शायद ऊपर चला गया हो। मैंने लाइट्स बंद की, दरवाजा बंद किया और बाहर निकली। इमारत के बाहर अंधेरा फैल चुका था, मगर अजीब बात यह थी कि जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, पीछे इमारत की एक खिड़की में रोशनी जल उठी। मैंने चौंक कर देखा, वही दफ्तर का कमरा था। किसी का साया खिड़की के पीछे आकर रुका और फिर गायब हो गया। मैंने खुद को समझाया, शायद बॉस होंगे। अगली शाम मैं फिर दफ्तर पहुंची, मगर इस बार कदम रखते हुए दिल ने कहा, आज ये खामोशी आम नहीं है। मैंने सफाई शुरू की, मगर हर झाड़ू के साथ लग रहा था कि दीवारों के पीछे कोई सांस ले रहा हो। और उस समय खिड़की के शीशे पर किसी के हाथ की धुंधली छाप उभरी, जैसे किसी ने अंदर से छुआ हो। मैंने चौंक कर पीछे देखा, मगर वहां सिर्फ मेरा अक्स था। वक्त गुजरता गया और मुझे उस दफ्तर की वीरानी की आदत होने लगी। हर शाम में वक्त पर आती, सफाई करती, सामान समेटती और रात के आखिरी पहर वापस लौट जाती। अजीब बात यह थी कि जितना सन्नाटा उस इमारत में था, उतनी ही पाबंदी वहां के निजाम में थी। हर चीज अपनी जगह, तनख्वाह वक्त पर, और बॉस की बात में एक ऐसा नज़म था जैसे वो खुद वक्त के हिसाब से चलता हो। मगर उसकी एक ही बात समझ नहीं आती थी, वो हमेशा चेहरा छुपाए रखता, नकाब कभी उतारता ही नहीं, चाहे गर्मी हो या सर्दी। एक दिन मैंने हिम्मत करके चौकीदार से पूछा, ये साहब हमेशा नकाब में रहते हैं? उसने गर्दन इधर उधर घुमाई, फिर धीमी आवाज में बोला, हाँ बीबी, जब से मैं यहाँ हूँ कभी चेहरा नहीं देखा। कोई नहीं जानता वो कैसा लगता है, बस आवाज सुनते हैं। और दिन के वक्त आता है कभी? नहीं,
नहीं, दिन में दफ्तर बंद रहता है, सब शाम के बाद ही होता है। मैंने ताज्जुब से कहा, तो फिर दिन में ये कंपनी चलती कैसे है? चौकीदार ने नजरें चुरा ली। बस चलती है बीबी, ज्यादा पूछना अच्छा नहीं। मैंने मजीद कुछ ना कहा, मगर दिल में सवालों का एक शोर उठने लगा। वो चेहरा क्यों छुपाता है? क्या कोई हादसा हुआ था या वो कुछ छुपा रहा है? मगर फिर मैंने खुद को समझाया, मुझे सिर्फ काम से मतलब होना चाहिए, बाकी चीजें जानने की जरूरत नहीं। उसी शाम वो हस्बे मामूल अपने दफ्तर में बैठा फाइलें देख रहा था। मैं सफाई कर रही थी जब अचानक रोशनी मध्यम हो गई। शायद बल्ब फ्यूज हुआ था। मैंने कहा, साहब अंधेरा बढ़ गया है, क्या मैं नया बल्ब लगा दूं? उसने सर झुकाए हुए जवाब दिया, नहीं, रहने दो, मुझे अंधेरे में काम करने की आदत है। मैंने हैरत से पूछा, इतने अंधेरे में आप देख लेते हैं? वो बोला, जब आंखें रोशनी से थक जाएं तो अंधेरा सुकून देता है। मैंने झाड़ू लगाना जारी रखा, मगर उसके अल्फाज मेरे जहन में घूमने लगे। रोशनी से थक जाना, ये बात किसी आम इंसान की नहीं थी। मैंने एक लम्हे को सर उठाकर देखा, वो अपने नकाब के पीछे झुका हुआ कुछ लिख रहा था। मेज पर एक पुराना लैंप जल रहा था। कुछ देर के बाद उसने कहा, राबिया, कल तुम्हें दफ्तर के दूसरे हिस्से में सफाई करनी होगी। वो हिस्सा मैंने बरसों से बंद रखा है, मगर अब जरूरत है। मैंने कहा, जी साहब, और याद रखना, वहां कुछ कागजात होंगे, उन्हें हाथ नहीं लगाना, सिर्फ सफाई करनी है। ठीक है। अगले दिन जब मैं वहां गई तो वो हिस्सा वाकई बंद सा लग रहा था। दरवाजा खोलते ही वो सीधा कागजों की बू आई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी। एक में एक औरत थी, वही औरत जिसकी तस्वीर मैंने पहली बार देखी थी। मैं रुक गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। तस्वीर के नीचे लिखा था, मोहतरमा सैयदा फरीहा, बानी इदारा। मैंने खुद से कहा, तो ये इस कंपनी की पहली मालिक थी। पीछे से बॉस की आवाज आई, तुम्हें बताया था इन चीजों को हाथ मत लगाना। मैं चौंक गई। मैंने हाथ नहीं लगाया, सिर्फ देख रही थी। कभी कभी देखना भी खतरनाक होता है राबिया। मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे माफ कर दें, आइंदा ख्याल रखूंगी। वो खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, कभी कभी माजी को ज्यादा छूना नहीं चाहिए, वो जख्म ताज़ा कर देता है। मैंने महसूस किया कि उसके लहजे में कुछ टूटा हुआ था, जैसे कोई याद उसे अंदर से काट गई हो। उस रात में देर तक सो न सकी। बार बार वो तस्वीर, वो नकाब पोश आवाज और फरीहा, वो नाम मेरे जहन में आता रहा। एक दिन वो अचानक मेरे करीब आया, लेकिन फिर फौरन पीछे हट गया। माफ करना, मैं आदतन फासला रखता हूँ। मैंने नरमी से कहा, आपको मुझसे कोई डर है क्या? वो लम्हे भर को रुका। डर नहीं, मगर कुछ फासले महफूज होते हैं, करीब जाना नुकसान देता है। मैंने सफाई मुकम्मल की और सामान रखकर जाने लगी तो उसने कहा, कल तुम जल्दी आ जाना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जी साहब। अगले दिन मैं थोड़ा पहले पहुंची। उसने दफ्तर के दरवाजे के सामने खड़े होकर कहा, यह कंपनी अब सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ औरतें महफूज रहें, इसलिए तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहा हूँ। तुम यहाँ की जिम्मेदारी संभालोगी। मैं हैरान हुई। मैं? लेकिन मैं तो सिर्फ सफाई करती हूँ। हाथ से तुम निगरान हो। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे ये फैसला करने पर मजबूर किया है। मैंने कहा, शुक्रिया साहब, मगर ये सब। वो बोला, बस कबूल कर लो, हर औरत को एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो लम्हा मेरे लिए खुशी का था, मगर उसके चेहरे का नकाब फिर भी एक सवाल था। अगली शाम जब मैं गई तो वो अपनी कुर्सी पर नहीं था। मेज पर एक पर्ची रखी थी। मैंने उठाई। उस पर लिखा था, अगर तुम कभी सच जानना चाहो तो रात 11 बजे फ्लैट नंबर 12 पर आना। मैंने वो पर्ची हाथ में पकड़ी और बाहर निकली। दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी। मैंने खुद से कहा, यह वक्त है इस पर्दे के पीछे का चेहरा देखने का। रात 11 बजे मैंने फ्लैट नंबर 12 के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आहिस्ता से कदमों की छाप आई। दरवाजा खुला। वही नकाबपोश सामने खड़ा था। कमरे में मध्यम रोशनी थी। तुम आ गई राबिया? जी, आपने बुलाया था। हाँ, क्योंकि मैं आज चाहता हूँ तुम कुछ समझो। मैंने देखा, उसने मेज पर एक पुराना फ्रेम रखा। उसमें वही औरत थी, फरीहा। ये मेरी बीवी थी। उसने कहा, यही इस कंपनी की असल मालिक थी। मैं साकत रह गई। एक दिन किसी हादसे ने उसे मुझसे छीन लिया। उसके बाद मैंने चेहरा छुपा लिया, क्योंकि दुनिया ने मेरी कमजोरी को मेरा मजाक बना दिया। तो आप? मैं रुक गई। हाँ, मैं वही हूँ जो इसके नाम से इस जगह को जिंदा रखे हुए है। अब तुम्हारी बारी है कि यहाँ की रोशनी बनो। मैं कुछ कह न सकी। वो खिड़की की तरफ गया। नकाब के पीछे उसकी सांसों की आवाज सुनाई दी। कभी कभी पर्दे के पीछे सिर्फ चेहरा नहीं होता, पूरी कहानी छुपी होती है। मैं खामोश खड़ी रही। शायद पहली बार मुझे एहसास हुआ कि उस खामोश दफ्तर के पीछे कितनी टूटी हुई रूहें थीं, उन्हीं में शामिल होने वाली थी। उस रात में हमेशा की तरह वक्त पर दफ्तर पहुंची। मौसम अजीब सा था। हवा में नमी थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। चौकीदार ने मामूल के अंदाज में गेट खोला। आज जल्दी लौट जाना बीबी, लगता है बारिश होने वाली है।
मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी। बस काम खत्म करके चली जाऊंगी। इमारत के अंदर कदम रखा तो हमेशा की तरह सन्नाटा था। लंबे कॉरिडोर में बल्बों की रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे वो भी बारिश के खौफ से कपकपा रहे हों। मैंने सामान स्टोर रूम से निकाला और हॉल में सफाई शुरू की। कमरे में हल्की सी घंटी की आवाज गूंजी। शायद किसी खिड़की से हवा अंदर आई थी। मैंने नजरें उठाई तो देखा वही नकाबपोश बॉस अपनी कुर्सी पर बैठा है, लैंप के नीचे झुककर कुछ लिख रहा था। सलाम साहब, मैंने आहिस्ता से कहा। वालेकुम अस्सलाम। आज थोड़ा जल्दी काम खत्म कर लेना, मौसम ठीक नहीं लग रहा। जी साहब, मैं बस थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगी। मैं झाड़ू लगाने में मसरूफ थी कि अचानक बिजली चली गई। पूरा दफ्तर अंधेरे में डूब गया। दिल एकदम जोर से धड़कने लगा। अंधेरे में फर्श पर चलने की हल्की हल्की आवाज गूंजने लगी। मैं घबराकर दीवार से लग गई। हाथ में झाड़ू मजबूती से पकड़ ली। साहब, मैंने आवाज दी। आप हैं क्या? कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर एक नर्म पुरसुकून आवाज गूंजी। डरना नहीं, मैं हूं यहाँ। उस आवाज में एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे वो अंधेरा खुद बोल रहा हो। मैंने गहरा सांस लिया, मगर दिल अब भी धक धक कर रहा था। ये रोशनी कब आएगी साहब? कुछ देर में जनरेटर चालू हो जाएगा। दफ्तर में इतना सन्नाटा है कि अंधेरे में लगता है कोई और भी है। ये सिर्फ वहम राबिया। कुछ जगहों की खामोशी जिंदा लगती है। मैंने हल्की सी हंसी में डर छुपाया। जिंदा खामोशी, ये भी नया लफ्ज है साहब। हाँ, कुछ खामोशियां बोलती हैं, बस सुनने वाला चाहिए। उसके अल्फाज में इतनी गहराई थी कि मैं चलने में कुछ बोल ही न सकी। इसी दौरान बाहर आसमान गरजने लगा, खिड़कियों के शीशे हिलने लगे। मैंने झाड़ू एक तरफ रखी और खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़ी। अचानक एक जोरदार चमक हुई और खिड़की के पार रोशनी ने लम्हा भर के लिए उसके चेहरे को रोशन कर दिया। नकाब के नीचे सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दी, गहरी मगर थकी हुई। खिड़कियां बंद कर दो, उसने कहा। यह इमारत पुरानी है, बारिश में शोर ज्यादा करती है। मैंने खिड़कियां बंद की। साहब, आप कभी दिन में नहीं आते? वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला। दिन रोशनी का है और कुछ कहानियां सिर्फ अंधेरे में जीती हैं। बिजली अब तक नहीं आई थी। मैंने अपनी जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली। ये लाइट रख लो, उसने कहा, और मेज की दराज से एक छोटी सी बत्ती निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। उससे बेहतर ये है। मैंने आहिस्ता से ले ली। शुक्रिया साहब। रोशनी कम थी, मगर इतनी कि मैं उसके इर्द गिर्द की चीजें देख सकती थी। दीवार पर एक तस्वीर लगी थी, वही फरीहा की, मगर अब उस पर गर्द की मोटी तह थी। मैंने कहा, यह तस्वीर बदल गई लगती है। नहीं, वक्त ने बदल दिया है। क्या ये वही मोहतरमा है जो कंपनी की मालिक थी? हाँ, वही। इस कंपनी की बुनियाद भी उन्हीं के हाथों रखी गई थी। फिर आपने उनकी याद में ये सब संभाल रखा है? यादें नहीं, वादे निभाने के लिए। उसी लम्हे बिजली वापस आ गई, रोशनी के साथ। जैसे इमारत ने फिर सांस ली। मैंने इर्द गिर्द देखा, मगर कुछ मुख्तलिफ महसूस हुआ, जैसे अभी भी कुछ हुआ हो जो नजर नहीं आया। मैंने सफाई मुकम्मल की, सामान वापस रखा। बॉस अपनी मेज पर बैठा कुछ लिख रहा था। मैंने सोचा शायद वो रोज कुछ यादें कागजों में कैद करता है। मैं चलूं साहब? हाँ, मगर सुनो। मैं रुक गई। अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है तो बस मेरा नाम लेना। मैंने हैरान होकर कहा। क्या मतलब? ये इमारत पुरानी है, इसके अपने साए हैं। वो सिर्फ उनसे डरते हैं जो कमजोर दिल रखते हैं। तुम मजबूत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं यकीन रखती हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं बाहर निकलने लगी तो उसने कहा, बारिश रुक गई है, मगर एहतियात से जाना। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी साहब। रास्ते में चलते हुए बारिश की बूंदें दोबारा गिरने लगीं। मैंने दुपट्टा सर पर लिया, मगर दिल में उसकी आवाज गूंज रही थी, डरना नहीं, मैं हूं यहाँ। अगली सुबह मैंने दफ्तर जाने की तैयारी की, मगर मेरे बच्चे का जिस्म तप रहा था। उसके गाल सुर्ख और आंखें नीम बंद थी। मैंने माथे पर हाथ रखा। तेज बुखार। मैं घबरा गई। घर में दवा नहीं थी और पैसे भी खत्म हो चुके थे। भाभी ने दरवाजे से झांक कर कहा, क्या हुआ है बच्चे को? बुखार है बहुत तेज, डॉक्टर को दिखाओ ना। मगर पहले पैसे कहाँ से लाओगी? मैं चुप रही। सारी जमा पूंजी पिछले महीने के खर्च में खत्म हो गई थी। मैंने बच्चे को गोद में उठाया, पानी की पट्टियां रखी, मगर बुखार कम ना हुआ। दिन ढल गया, शाम हो गई। दफ्तर जाना मुमकिन नहीं था। दिल में एक फिक्र थी कि बॉस क्या सोचेगा। वो नज़म पसंद आदमी था, मगर मजबूरी थी। मैंने सोचा सुबह जाकर वजाहत कर दूंगी। रात गहरी थी, बारिश के बाद ठंडी हवा चल रही थी। बच्चा मध्यम आवाज में करा रहा था। मैं उसके सर पर हाथ फेर रही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। पहले तो मैं चौंकी, इस वक्त कौन आ सकता है? मैंने आहिस्ता से पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं हूं, दरवाजा खोलो। मैंने दिल थाम कर दरवाजा खोला। सामने वही नकाबपोश खड़ा था, मेरा बॉस। हाथ में दवाइयों का थैला और एक लिफाफा था। मैं चलना में उसे देखती रह गई। आप इस वक्त? उसने धीरे से कहा,
तुम दफ्तर नहीं आई तो अंदाजा हो गया कि कुछ हुआ है, लेकिन मैंने तो बताया भी नहीं था। अंदाजे बाज़ औक़ात लफ्ज़ों से ज़्यादा सच्चे होते हैं। ये दवाइयाँ ले लो, बुखार उतर जाएगा। मैंने दवा ली, मगर दिल में हलचल मच गई। ये नोट भी रख लो, काम आ जाएंगे। मैंने फ़ौरन हाथ पीछे खींचा। नहीं साहब, ये मैं नहीं ले सकती। ये कर्ज नहीं, मदद है। कभी कभी मदद भी फ़र्ज बन जाती है। मैंने नज़रें झुका ली। आपको इतनी फ़िक्र क्यों है मेरी? वो खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, शायद इसलिए कि तुम में किसी की झलक देखता हूँ जो अब नहीं है। मेरे पास अल्फाज नहीं थे, मैंने बस सर झुकाया। बच्चे को दवाई दो, आराम करो, कल ऑफिस की फिक्र न करना। वो मुड़ा, दरवाजे से बाहर निकला। मैंने पीछे से देखा, बारिश के कतरों में उसका नकाब चमक रहा था और वो अंधेरे में गुम हो गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया। दिल में खौफ भी था और शुक्रगुजारी भी, क्योंकि मैंने उसे कुछ नहीं बताया था, फिर भी वो सब जान गया था। अगली शाम में दफ्तर पहुंची तो उसका रवैया कुछ मुख्तलिफ लगा। वो हस्ब मामूल नकाब में था, मगर उसकी आवाज़ में हल्की सी बेचैनी थी। तुम्हारे बच्चे का बुखार ठीक हुआ? जी साहब, दवा से बहुत फ़र्क पड़ गया। अच्छा है, काम पर ध्यान देना, बाकी फिक्र मत करना। मैंने इस बात में सर हिलाया, मगर अंदर से बेचैन थी। उसकी हर बात अब मुझे एक नए सवाल की तरफ धकेल रही थी। आखिर वो कौन था जो मेरे हालात जान लेता था, जैसे मेरे दिल की आवाज़ सुन सकता हो? रात देर तक मैंने सफाई की, मगर ध्यान हर लम्हा उस पर था। जब वो अपने कमरे की लाइट बंद करके बाहर निकला तो मैंने फ़ौरन सामान समेटा और फासले से पीछे चलने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता हुआ दफ्तर के दरवाजे से निकला। मैंने अपना दुपट्टा चेहरे पर लपेटा और उसके पीछे गली में दाखिल हो गई। सड़क सुनसान थी, बारिश के बाद ज़मीन भीगी हुई थी और उसके कदमों के निशान वाजे थे। वो बाएं मुड़कर एक तंग गली में दाखिल हुआ। मैंने फासला बरकरार रखा। चंद मिनट के बाद वो एक पुरानी इमारत के सामने रुका। दीवार पर मिट्टी जमी थी, खिड़कियां जंग आलूद। उसने जेब से चाबी निकाली और अंदर दाखिल हो गया। मैं दबे पांव पीछे गई और खिड़की के करीब जाकर रुक गई। अंदर मध्यम रोशनी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता नकाब उतार रहा था। मेरा सांस रुक गया। नकाब जमीन पर गिरा और उसके लंबे बाल शानों पर बिखर गए। मैं साकत रह गई। या अल्लाह, मैंने बेख्तियार सरगोशी की। ये तो औरत है। वो आईने के सामने खड़ी थी। मैंने देखा, उसने अबाया उतारा और फिर कुर्सी पर बैठकर चेहरे से नकाब के निशान मसख किए। आईने में उसकी आंखें भीगी हुई थी। वो खुद से बोली, कब तक ये चेहरा छुपाऊंगी? मगर कोई और रास्ता भी तो नहीं। मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हट गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि मेरा बॉस, वो पुरस्कार शख्स, दरअसल एक औरत थी। मैं जल्दी से खिड़की से पीछे हटी, मगर उस वक्त वो मुड़ी और हमारी नजरें मिल गई। वो चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, अब जब तुम देख ही चुकी हो तो अंदर आ जाओ। मैं छिटक गई। शायद अब वापसी मुमकिन नहीं थी। मैं हिचकिचाते कदमों से अंदर दाखिल हुई। कमरे में हल्की सी खुशबू थी, शायद ऊद की। वो कुर्सी के करीब खड़ी थी, चेहरा अपना नकाब से आज़ाद, मगर उसके चेहरे पर वक्त के जख्म नुमाया थे। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि वो बोली, दरवाज़ा बंद कर दो, कोई देख ना ले। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया। वो मेरी तरफ मुड़ी, आंखों में नमी थी। अब जब तुम मेरा राज जान गई हो, किसी को ना बताना। दुनिया ऐसे चेहरों को कबूल नहीं करती जो अपने जख्म को छुपाने के लिए पर्दा ओढ़ ले। मैंने लरसती आवाज़ में कहा, आप औरत हैं, मगर क्यों ये भेस? वो कुर्सी पर बैठ गई। हाथों में फ्रेम पकड़ा हुआ था। फरीहा की तस्वीर। ये मैं ही हूँ, फरीहा, वही जो कभी इस कंपनी की मालिक थी। मैं चंद लम्हे उसे देखती रही। यकीन नहीं आ रहा था, मैं भी तुम्हारी तरह बेवा थी। वो बोली, मेरे शौहर के मरने के बाद कंपनी के मर्द मुलाजिमों ने मुझे कमज़ोर समझा। मुझे मीटिंग से निकाल दिया गया, फैसलों से अलग कर दिया गया, और जब मैंने एहतजाज किया तो एक दिन मेरे चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया गया। मैंने बेख्तियार हाथ मुंह पर रख लिया। या अल्लाह, तब मैंने फैसला किया कि अब मैं वो चेहरा दुनिया को नहीं दिखाऊंगी। मैंने मर्द का नाम अपनाया, नकाब ओढ़ा और वही दफ्तर दोबारा संभाल लिया। लोगों ने समझा नया बॉस आया है, मगर असल में वो मैं थी। मैंने कहा, और आपने सिर्फ औरतों को शाम के वक्त क्यों रखा? क्योंकि मैं जानती हूँ दिन की रोशनी में उन पर कैसी नजरें पड़ती हैं। शाम को जब सब जा चुके होते हैं तब औरत सुकून से सांस ले सकती है। मैं खामोश रही। उसकी बातों में तलखी थी, मगर सच भी। मैं उसके करीब गई, उसके हाथ थाम लिए। आपने जो किया वो हिम्मत है, मगर इतने बरस अकेले कैसे जी लिया आपने? वो मुस्कुराई। अकेला? मैं अकेली नहीं थी। मैं अपने हर जख्म के साथ जिंदा रही। मैं उसके कदमों में झुक गई। आपने मेरे लिए माँ का, रहनुमा का फर्ज निभाया है। वो चौंक गई, फिर नरमी से मुझे उठाया और गले लगा लिया। ये घर मेरा नहीं, हमारा है। तुम और तुम्हारा बच्चा यहाँ रहो। दुनिया जालिम है, मगर हम एक दूसरे के लिए ढाल बन सकते हैं। मैंने उसके कंधे पर सर रखा।
बाहर फजर की अजान गूंज रही थी। मैंने सोचा, कभी कभी खून के रिश्ते नहीं, एहसास के रिश्ते जिंदगी को मायने देते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।